There's a family in our driveway. Exactly like us. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी अस की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। मूवी की कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और थ्रिल से भरी हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसकी कहानी को ठीक से समझ सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 25 मई 1986 को, जहाँ पे हम एक टीवी एड को देखते हैं जिसका नाम होता है हैंड्स अक्रॉस अमेरिका। अब दोस्तों, इस टीवी एड का मूवी के क्लाइमैक्स के साथ एक गहरा रिलेशन है, जिसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगा। और अब अगले ही सीन में हम एक सेंटा क्रूज नाम के बीच को देखते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एडिलेट होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एडिलेट के पिता बीच के किनारे एक गेम खेल रहे थे, जिसमें जीतने के बाद उन्हें एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट मिलती है, और वो टी शर्ट मिलने के बाद वो एडिलेट को पहना देते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में एडिलेट बीच के किनारे घूमते हुए एक मिरर हाउस के पास पहुंचती है, और अब एडिलेट वहां पहुंचने के बाद खेल खेल में ही उस मिरर हाउस में घुस जाती है। अंदर आने के बाद एडिलेट को चारों तरफ अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। वहीं अब खेल खेल में ही एडिलेट अपनी एक परछाई को देख करके बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि जब वो उस परछाई को ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि वो उसकी कोई परछाई नहीं है, बल्कि उसके सामने उसी की जैसी दिखने वाली एक और एडिलेट होती है। अब जाहिर तौर पर एडिलेट इसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही इस मिरर हाउस से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मूवी की कहानी कुछ साल आगे मुड़ जाती है, जहाँ पे अब हम एडिलेट को देखते हैं जिसकी अब शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम गेब होता है और उसके दो बच्चे भी थे, जिसमें एक का नाम जोरा वहीं दूसरे का नाम जेसन होता है। वहीं अब बातचीत के दौरान गेब एडिलेट को बोलता है कि वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए सेंटा क्रूज बीच पे जाएंगे, लेकिन अब एडिलेन सेंटा क्रूज बीच का नाम सुन करके बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे बचपन की चीजें अभी भी याद होती हैं, जहां पर उसने अपने ही हमशक्ल को देखा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ये अभी तक नहीं दिखाया गया कि आखिर उस मिरर हाउस में उसकी हमशक्ल दिखने के बाद आखिर इसके साथ क्या हुआ। इसके बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। वहीं अब अगले सीन में एडिलेन अपने फैमिली के साथ सेंटा क्रूज बीच पे आ जाती है। वहीं अब मूवी के दौरान हमें छोटी छोटी ग्लिम्सेस दिखाई जाती हैं जो कि एडिलेन के बारे में थी, और ये ग्लिम्सेस उसी समय की थी जब एडिलेन उसी मिरर हाउस में फंसी थी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एडिलेन वहाँ से वापस आने के बाद किसी से भी बात तक नहीं कर रही थी, यानी कि उस मिरर हाउस में एडिलेन के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम एडिलेन को अपनी फैमिली के साथ सेंटा क्रूज बीच पे देखते हैं। वहीं अब अगले ही सीन में एडिलेन और गैब की मुलाकात जॉश नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉश और गैब अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे जॉश अपनी वाइफ किटी के साथ आया था। यहाँ पे एडिलेड और किटी आपस में बातें कर रही थी, इस बात से अनजान कि जेसन यहाँ से गायब था। वहीं अगले ही सीन में हम जेसन को देखते हैं जो कि बीच पे थोड़ा आगे निकल गया था। आगे जाने पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी एक रेड ड्रेस में होता है और उसके हाथों में किसी कारण से खून निकल रहा था। अब ये देख करके जेसन बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए अब जेसन तुरंत ही अपनी फैमिली के पास भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडिलेड भी जेसन को ढूंढ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जेसन के पास पहुंच जाती है। वहीं हम देख पाते हैं कि एडिलेड पहले से ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए वो तुरंत ही जेसन को संभालती है, और अब एडिलेड जेसन को लेकर के अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद जेसन उस अजीब से आदमी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता है। वहीं अगले ही सीन में हम एडिलेड को देखते हैं जो कि गेब से पहली बार अपने बचपन के उस इंसिडेंट के बारे में शेयर करती है, जहाँ पे वो गेब को बताती है कि वो आज भी अपने हमशक्ल से डरती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हमशक्ल हर वक्त उसका पीछा करती है। लेकिन हम गेब को देख करके समझ पाते हैं कि वो एडिलेड की बातों को उतना सीरियस नहीं ले रहा था। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम जेसन को देखते हैं जो कि उसी अजीब से आदमी की तस्वीर बना रहा था। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम एडिलेड और उसकी फैमिली को अपने ही घर में देखते हैं, और अब गेब की नजर अपने ही घर के बाहर पड़ती है, जहाँ पर वो चार अजीब से दिख रहे लोगों को अपने घर के बाहर खड़ा
देखता है। यहाँ पे गेब उन सभी लोगों को डरा के वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडिलेड पुलिस को कॉल करती है, पर जब तक पुलिस वाले यहाँ पे पहुँच पाते, ये अजीब से दिख रहे लोग एडिलेड की फैमिली के ऊपर हमला करके इनके घर में आ जाते हैं। और अब अंदर आने के बाद वो चारों अनजान लोग पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना लेते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम इन सभी लोगों के चेहरों को देख पाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये चारों अनजान लोग कोई और नहीं बल्कि एडिलेड की फैमिली के ही डुप्लीकेट थे। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इन डुप्लीकेट्स के नाम भी होते हैं। यहाँ पे एडिलेड की डुप्लीकेट का नाम रेड होता है, गेब के डुप्लीकेट का नाम एब्राम था, वहीं जोरा के डुप्लीकेट का नाम एम्ब्रे था और जेसन के डुप्लीकेट का नाम प्लूटो होता है। और अब हम जान पाते हैं कि ये सारे डुप्लीकेट को बोलना नहीं आता था। ये लोग आपस में बात करने के लिए कोई अजीब सी ग्राउलिंग का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इकलौती रेड ही ऐसी होती है जो इन सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा बोल पाती है। अब यहाँ आने के बाद रेड, जो कि एडिलेड की डुप्लीकेट होती है, वो एडिलेड की फैमिली को एक कहानी बताती है। यहाँ पे एडिलेड का कहना होता है कि इस कहानी में एक लड़की है जिसकी एक शैडो होती है। जहाँ पे लड़की को खेलने के लिए अच्छे खिलौने मिले, वहीं उसकी शैडो को अजीब से नुकीले खिलौनों से खेलना पड़ा, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के पास खाने के लिए काफी अच्छा खाना होता है, लेकिन उसकी शैडो को रैबिट के कच्चे मांस को खाना पड़ा। यहाँ पे उस लड़की की शादी एक अच्छे इंसान से हुई जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके शैडो की शादी जबरदस्ती वैसे ही सिमिलर इंसान से कर दिया गया जिससे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वहीं शादी के बाद गर्ल के बच्चे काफी ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन उसके शैडो के बच्चे एकदम मॉन्स्टर की तरह थे। और अब ये कहानी सुनाने के बाद सभी लोग अपने अपने हमशक्ल को मारने के लिए अलग अलग जगह पे ले जाते हैं। और अब एम्ब्रे जोरा को वहां से भागने के लिए बोलती है, जिसके तुरंत बाद वो उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेड एडिलेड को एक हथकड़ी पहना देती है और अब देखते ही देखते इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे गेब अपने डुप्लीकेट को किसी तरीके से हराने में सफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोरा एम्ब्रे से दूर भाग रही थी। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्लूटो जेसन को लेकर के अपने ही घर के एक क्लोजेट में होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्लूटो जेसन के ही सारे ही मूव को कॉपी करता था। इसी बात का फायदा उठा करके जेसन एक मैजिक ट्रिक दिखाते हुए प्लूटो को उसी क्लोजेट में बंद कर देता है, जिसके बाद प्लूटो अपना मास्क उतारता है और अब हम देख पाते हैं कि उसका मुंह बुरी तरीके से जला हुआ था, इसीलिए वो हमेशा मास्क पहनता था। अब यहाँ पे प्लूटो वही अजीब सी ग्राउलिंग निकालता है, जिसकी वजह से रेड को पता चल जाता है और वो तुरंत ही क्लोजेट की तरफ बढ़ती है और इसी बात का फायदा उठा करके जेसन और एडिलेड वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर आने के बाद एडिलेड अपनी पूरी फैमिली के साथ पास ही खड़े हुए एक बोट से वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकल करके वो लोग तुरंत ही जॉस और किटी के घर पहुँचते हैं ताकि वो उनकी मदद ले सके, पर वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि उनके भी घर में जॉस और किटी के डुप्लीकेट आ चुके थे और उन्होंने रियल जॉस और किटी को मार दिया था। और अब उनके डुप्लीकेट भी एडिलेड की फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे गेब इन सभी लोगों को मार गिराता है, जिसके तुरंत बाद अब ये लोग न्यूज ऑन करते हैं और न्यूज के जरिए इन लोगों को खबर मिलती है कि अब पूरे शहर में सभी लोगों के डुप्लीकेट उनके घर में घुस करके सभी को मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारे डुप्लीकेट एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ह्यूमन चेन बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन सभी लोगों ने रेड ड्रेस पहना हुआ था और इन सभी के हाथों में एक सीजर होती है। अब ये देखने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं मूवी के आखिर में बताऊंगा। और अब अगले ही सीन में एडिलेड की फैमिली किटी की कार लेकर के वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे वो लोग तुरंत ही सेंटा क्रूज बीच की तरफ जा रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में अम्ब्रे दिखाई देती है और अब जोरा अम्ब्रे को कार से कुचल करके मारने की कोशिश करती है, पर एम्ब्रे इसमें बच जाती है और वो किसी तरह कार के ऊपर आकर के सीजर से जोरा के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसकी फैमिली इस वार से बच जाती है और एम्ब्रे अचानक से ही गाड़ी के नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही सेंटा क्रूज बीच पे पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके वो देखते हैं कि यहाँ पे प्लूटो उनसे पहले ही पहुंच गया था और उसने उनकी कार को आग लगा दिया था। प्लूटो एडिलेड की फैमिली को देख करके इससे पहले कि उनके ऊपर हमला कर पाता, तभी जेसन बाहर आकर के अपने कदम पीछे लेने लगता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूटो जेसन के हर मूव को कॉपी करता था, प्लूटो भी अपने कदम पीछे लेने लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे लगी हुई आग की चपेट में आ जाता है और उसकी वहीं पे जल के मौत हो जाती है। अब यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे रेड आ जाती है और वो जेसन को किडनैप करके वहाँ से निकल जाती है। और अब ये देख करके एडिलेड तुरंत ही सेंटा क्रूज बीच के
उसी मिरर हाउस में आती है जहाँ पर उसने बचपन में अपने ही हमशक्ल को देखा था। और अब वहाँ पे आने के बाद वो उसी मिरर को खोलती है जहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके बाद एडिलेड उस दरवाजे के अंदर आती है। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर एडिलेड को इस रास्ते के बारे में कैसे पता था। इस बात का जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। जिसके तुरंत बाद अब एडिलेड आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते दौरान वो एक बड़े से चेम्बर जैसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर उसे जमीन पर ढेर सारे रैबिट्स दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो और आगे बढ़ती है और आगे जाने पर उसे एक कमरे में रेड दिखाई देती है। जिसके बाद अब रेड एडिलेड को देख करके उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने कई साल पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था द डेथर्ड। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान गवर्नमेंट के लोगों ने सरफेस पे रह रहे लोगों की क्लोन बनाने में सफलता हासिल की और क्लोन बनाने के पीछे गवर्नमेंट के लोगों का मकसद ये था कि वो यहाँ के बने हुए क्लोन के जरिए सरफेस पे रह रहे लोगों को कंट्रोल कर सके। यहाँ पर उन्होंने काफी बड़े लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो कई लोगों के क्लोन बनाने में सफल रहे, लेकिन किसी कारणवश वो इन सभी क्लोन की आत्माओं को नहीं बना पाए, जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरह इंसान तो नहीं बन पाए पर वो लोग सरफेस पे रह रहे कुछ लोगों की हर चीज को कॉपी करते थे। और यहाँ पर यही कारण था कि ये सभी लोग बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे। और अब ये जानने के बाद गवर्नमेंट के लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे बंद कर दिया और इन सभी क्लोन को यहीं पे हमेशा के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर ये सभी क्लोन इसी अंडरग्राउंड चैम्बर में रहते थे और ये लोग रैबिट के कच्चे मांस को खाते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्लोन कभी कभी सरफेस पे भी निकल आते थे और सरफेस के लोगों को देख करके ही वो कई चीजों को सीख पाए, जहाँ पर वो हमेशा ही सरफेस के लोगों के नकल करते थे और इन सभी के डुप्लीकेट जैसे कि इनके रियल वाली फैमिली होती है वैसे ही उनके डुप्लीकेट भी नकल करते हैं और वो लोग बिल्कुल ही सेम फैमिली बनाते हैं, सेम लोगों से शादी करते हैं और उनके बच्चे भी एकदम सेम होते हैं। यहाँ पे रेड का कहना होता है कि वो इकलौती थी जिसे थोड़ा बहुत बोलना आता था, लेकिन इसके बाद जो बाकी क्लोन थे उनको बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था और वो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक अजीब सी ग्राउलिंग निकालते थे। और अब यहाँ पे एडिलेड रेड से सवाल करती है कि आखिर उसे सरफेस पे रह रहे लोगों के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता है। और अब रेड का कहना होता है कि जब एडिलेड का एक समय एक डांस कंपटीशन हुआ था तब वो खुद भी वहाँ पे मौजूद थी, जिसके बाद वो एडिलेड को देखने के बाद सेम उसी तरीके का डांस अपने चैम्बर में करती है, जिसे देख करके वहाँ पे सारे ही क्लोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे उन सभी क्लोन को पता चल गया था कि रेड एकदम अलग है, जिसकी वजह से वो उनकी लीडर बन जाती है। वहीं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड एडिलेड के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है और अब इन दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है और इसी लड़ाई में एडिलेड रेड के पेट में एक नुकीली चीज से स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारी जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ एडिलेड को जेसन भी मिल जाता है और जब वो उसे ले करके चैम्बर से बाहर आती है तब एडिलेड को अचानक से ही अपने बचपन की विजन आती है और अब मूवी की कहानी एडिलेड के बचपन की तरफ मुड़ जाती है। और यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जब एडिलेड उस मिरर हाउस में आई तब उसके डुप्लीकेट ने अचानक से ही एडिलेड के ऊपर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके वो तुरंत ही चैम्बर में ले आई। यहाँ पर उसके डुप्लीकेट ने उसकी लाई हुई ड्रेस पहन ली और वो रियल एडिलेड को उसी चैम्बर में छोड़ करके उसकी क्लोन बाहर निकल गई। यानी कि पूरी मूवी के दौरान हम जिस एडिलेड को देख पाते हैं वो एडिलेड नहीं थी बल्कि उसकी क्लोन थी और एडिलेड ने जिस रेड नाम की क्लोन को मार गिराया वो कोई और नहीं बल्कि रियल एडिलेड थी। यहाँ पे हम ये भी समझ पाते हैं कि जब बचपन में एडिलेड उस मिरर हाउस से वापस आती है तब वो बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो रियल एडिलेड थी ही नहीं बल्कि वो क्लोन थी जिसे बोलना नहीं आता था। और दोस्तों यही कारण था कि एडिलेड कभी भी सेंटा क्रूज बीच पे वापस नहीं आती है, क्योंकि उसे हमेशा डर होता है कि कहीं वो अपने रियल वर्जन से ना टकरा जाए। वहीं दूसरी तरफ अब एडिलेड अपने रियल वर्जन को मार चुकी थी, इसीलिए वो जेसन को लेकर के तुरंत ही सरफेस पे आ जाती है, जहाँ पे अब जोरा और गैब एक एम्बुलेंस के जरिए वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली को लेकर के निकल जाते हैं। वहीं अब मूवी के आखिर में जेसन अपनी माँ की तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है, ये इंडिकेट करते हुए कि उसे सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद अब एडिलेड की एक क्रीपी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद आप लोगों के मन में इस मूवी से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल होंगे, जिसे मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस एड के बारे में जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हैंड्स अक्रॉस अमेरिका की एड देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एड एकदम रियल है, जिसे
25 मई 1986 को सच में यूएसए में रिलीज किया गया था और इस एड में यूएसए की करीब 60 लाख जनता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ह्यूमन चेन बनाती है। ये ह्यूमन चेन यूएसए की सभी मेजर स्टेट को कनेक्ट करती थी। वहीं इस हैंड अक्रॉस में बड़े बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन ने भी हिस्सा लिया था, जहां पे वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते दौरान काफी सारा पैसा भी डोनेट किया, जो कि वहां की गवर्नमेंट चैरिटी को डोनेट हो गया ताकि वो वहां की गरीब जनता की हालत को सुधार सके। वहीं अब मूवी के दौरान हमें पता चलता है कि रियल एडिलेड ने बचपन में ये एड देखा था और जब उसकी क्लोन ने उसे बेहोश करके अंडरग्राउंड चेंबर में छोड़ा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए उसी चेंबर में फंसी रही। वहीं उसकी डुप्लीकेट सरफेस पर आकर के एक नॉर्मल लाइफ बिताने लगी। वहीं रियल एडिलेड जो कि अब चेंबर में फंस चुकी थी, वो एक इंसान होती है और यही कारण था कि वो इकलौती होती है जिसे इंसानों की तरह बोलना आता था। बाकी क्लोन उसे बोलता देख करके काफी हैरान थे और यही कारण था कि वो लोग उसे अपना लीडर चुन लेते हैं। यहाँ पे रियल एडिलेड सरफेस के ऊपर की पूरी दुनिया के बारे में जानती थी, इसीलिए वो पूरे क्लोन की आर्मी को तैयार करती है और जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तब वो सरफेस पे आकर के सभी के ऊपर हमला कर देती है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बचपन में उसने हैंड्स अक्रॉस अमेरिका की एड देखी थी, इसीलिए रियल एडिलेड सेम उसी एड का इस्तेमाल करती है। जब वो सरफेस पे आती है तो उसके सारे क्लोन वैसा ही सेम ह्यूमन चेन बनाते हैं, क्योंकि वो सारे क्लोन गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते थे कि अगर क्लोन को भी सरफेस के ऊपर एक अच्छी लाइफ दी जाए तो वो भी इंसानों की तरह बन सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल एडिलेड की वो हमशक्ल होती है जो कि सरफेस पे आकर के एक नॉर्मल लाइफ बिताने लगी। वहीं अगर हम बात करें उन क्लोन्स के बारे में तो वो लोग बचपन से ही उसी अंडरग्राउंड चेंबर में बड़े हुए थे, जहाँ पे रेड का कहना होता है कि वो लोग अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर रैबिट के कच्चे मांस को खाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रैबिट काफी तेजी से ब्रीड करते हैं, इसीलिए अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर इन लोगों को खाने की कभी कमी नहीं हुई। अब दोस्तों बात करते हैं एडिलेड के बारे में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरी मूवी के दौरान हमें कई बार ये हिंट दिया जाता है कि एडिलेड इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें तब पता चलता है जब एडिलेड एक रैबिट के टॉय की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे एडिलेड बचपन में उसी चेंबर में होती है जहाँ पे उसका पूरा वक्त उन्हीं रैबिट्स के साथ बीता था। वहीं दूसरा एग्जाम्पल जब वो कार में सफर कर रही होती है तब उस कार में म्यूजिक बजती है, लेकिन उस कार में एडिलेड ही थी जो कि उस म्यूजिक पे प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो रियल इंसान नहीं थी। वहीं पूरी मूवी के दौरान ये क्लोन वाली स्टोरी हमें नंबर के रूप में भी दिखाई जाती है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरी मूवी के दौरान हमें 1111 नंबर कई बार दिखाया जाता है। अब अगर आप 1111 नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिमिलर नंबर है जो कि मूवी में दिखाए गए सभी के हमशक्ल को दर्शाता है। वहीं जैसा कि हम जानते हैं कि रियल एडिलेड जब अपनी आर्मी के साथ सरफेस पर आकर के एडिलेड की फैमिली के ऊपर हमला करती है, उस दौरान हमें पता चलता है कि सभी के हमशक्ल अपने रियल वर्जन को मार रहे थे। लेकिन यहाँ पे सरफेस में आने के बाद रेड ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो एडिलेड को रेड के साथ बचपन में हुए इंसिडेंट को एडिलेड को एहसास दिलाना चाहती थी और यही कारण था कि रेड मूवी के आखिर तक एडिलेड को नहीं मारती है। वहीं दोस्तों आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अगर आपने पूरी मूवी के दौरान उन सभी क्लोन को देखा होगा तो उनके हाथ में एक सीजर होती है और जैसा कि हम मूवी के पोस्टर में भी वही सेम सीजर देख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सीजर भी मूवी में दिखाए गए क्लोन की लाइफ से ही इंस्पायर है। दोस्तों जैसा कि एक सीजर दो आइडेंटिकल ट्विन ब्लेड से एक साथ एक बोल्ट के जरिए कनेक्ट होती है, वैसे ही सेम एक क्लोन अपने रियल बॉडी के सोल से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी अस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं इस मूवी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।